नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। शुरुआत करें आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दरअसल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर ये कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं झारखंड में दूसरे चरण के लिए आज मतदान होना है। 38 विधानसभा की सीटों पर झारखंड में दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी है, जिसमें महाराष्ट्र में नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है। तो आप देखिए, महाराष्ट्र जहां पर एमवीए और महायुति में इस बार संग्राम छिड़ा हुआ है। अपने अपने सबके दावे हैं, अपने अपने सबकी चुनाव प्रचार में जिस तरह से भूमिका बांधने की कोशिश की गई। एक तरफ, दोनों तरफ गठबंधन की सरकार है, दोनों तरफ गठबंधन पार्टियां हैं, चाहे वो महायुति हो चाहे वो एमवीए हो। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, 288 सीटों पर एक ही फेज में आज ये इलेक्शन हो रहा है। अभी 3 मिनट, मात्र अभी से 3 मिनट के बाद मतदान केंद्र पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने लगेंगे। हालांकि धीरे धीरे मतदाता आने भी लगे हैं तमाम बूथों पर। और उसके साथ साथ आपने देखा, जहां 13 नवंबर को झारखंड में पहले फेज की वोटिंग हुई, 43 सीटों पर चुनाव हुए, वहीं आज दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है, जहां 38 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तमाम दिग्गज की जो दाव है वो साख पर लगी हुई है। न सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, बल्कि 5 राज्यों की विधानसभा सीटों पर भी आपको बता दें कि उपचुनाव हो रहे हैं। और खास तौर पर यूपी पर सभी की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि लिटमस टेस्ट ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बना हुआ है। और जाहिर तौर पर 9 सीट जिन पर आज विधानसभा के उपचुनाव उत्तर प्रदेश में है, तो वहीं महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, जनता जनार्दन आज तमाम प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करने वाली है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे पोलिंग बूथ की, और ये वोटर आईडी कार्ड दिखाते हुए हम आपको पिछले चरण की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहला चरण जो कि झारखंड में संपन्न हुआ था 13 नवंबर को, और आज दूसरे चरण का झारखंड में भी 38 सीटों पर मतदान होगा। तो वहीं महाराष्ट्र में 288 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र का देखिए चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है, और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र जनसंख्या के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा राज्य। अगर राजनीतिक मायने इसकी समझने की कोशिश करें, तो एनसीपी में भी 2 फाड़ हो चुके हैं, शिवसेना में भी 2 फाड़ हो चुके हैं, और इसीलिए समीकरण पूरी तरह से इस बार बदले हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नजर आने वाले हैं। और इसीलिए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की सरकार को अपनी सरकार बनाने का एक कश्मकश है। एक सत्ता जो बरकरार है, जो है वो बरकरार रहे। दूसरी तरफ जो विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी है, उसके सामने बड़ा चैलेंज है कि वो वापसी करे। इसको लेकर विधानसभा पिछली बार जब हुआ था, तो आपने देखा कि किस तरह से हुआ था, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। गठबंधन की सरकार बनी थी, कहा था गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, लोकतंत्र का उपहास उड़ाया गया है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद ही दिलचस्प है। अच्छा हाँ, यहाँ मुस्लिम फैक्टर्स बहुत ज्यादा कुछ इलाकों में डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, और इसीलिए देखा आपने कि उपचुनाव में इसको लेकर किस तरह से बार पलटवार भी हुआ। महाराष्ट्र का इस बार चुनाव भी कटेंगे तो बटेंगे का नारा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के आज जो उपचुनाव होने वाले 9 सीटों पर उसका असर देखने को मिलेगा, बल्कि इसका असर क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा है, वहां पर भी, और कुछ इलाकों में अगर हम बात करें, वहां पर मुस्लिम फैक्टर्स डिसाइडिंग माने जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि बटेंगे तो कटेंगे पे जिस तरह का विवाद हुआ, कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट हरियाणा में जो चुनाव में जीत बीजेपी को मिली है उसका माना जाता है। तो जाहिर तौर पर न सिर्फ यूपी के विधानसभा के उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का कितना असर होगा, तो वहीं महाराष्ट्र में क्या कुछ असर इस नारे का होने जा रहा है, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। अपने दर्शकों को बता दें कि राज्य के कई दिग्गज नेता हैं, जैसे शरद पवार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और साथ ही उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर महाराष्ट्र में लगी हुई है। तो अगर आप दूसरी तरफ महाराष्ट्र की तरफ आते हैं, तो झारखंड की जनता भी दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए पूरी तरह तैयार है। मुकाबला यहाँ पर अगर हम माने झारखंड में, तो इंडिया ब्लॉक जो कि अभी सत्ता में है, यानी कि जेएम की सरकार, तो वहीं एनडीए के बीच में मुकाबला है। खासतौर पर महिलाओं का यहाँ पर जो वोट है वो बहुत मायने रखता है। पहले चरण में भी आपने देखा था कि झारखंड में बहुत ज्यादा महिलाएं अपने घर से निकलकर वोट देने के लिए पहुंची थीं। अब ये जाहिर तौर पर राजनीतिक पंडित लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये जो महिला वोटर्स निकल रही हैं, किसके पक्ष में वोट डाल रही हैं, चूंकि दोनों की तरफ से अपने अपने दावे हैं
और जेएमएम सरकार की तरफ से जो एक महत्वपूर्ण योजना महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि इसी तरीके के दावे एनडीए की तरफ से भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए हम 2500 रुपए उनके खाते में आएंगे अगर हमारी सरकार बनती है। तो कुल मिलाकर महिलाओं का यहाँ पर फैक्टर बहुत हावी हो जाता है। झारखंड चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो वहीं महाराष्ट्र में समीकरण खास तौर पर बेहद बदले हुए हैं। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था। और जिस तरह से यूपी और उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां पर बेहतर प्रदर्शन इंडिया ब्लॉक ने किया था, वो कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है महाविकास आघाड़ी का। लेकिन यहाँ पर जाहिर तौर पर यह भी समझना होगा कि लोकसभा से बिल्कुल ही इतर विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसका पैटर्न अलग होता है, उसके मुद्दे अलग होते हैं। और इसीलिए यहाँ जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लॉन्च किया, उसका भी माना जाता है कि जमीन पर बड़ा असर देखिए ये बिग फाइट महाराष्ट्र में किसके किसके बीच आप वो देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, बेहद ही ग्राफिक्स के जरिए खूबसूरत ये बताया जा रहा है। और क्योंकि 7:02 हो चुके हैं, बहुत बड़ी सीट है, महत्वपूर्ण सीट इसलिए चूंकि ये गढ़ है आरएसएस का संका। और खबर ये भी मिल रही है कि मोहन भागवत वोट देने के लिए पहुंच भी गए हैं। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी और ये देखिए हो चुकी है, 2 मिनट हो भी चुके हैं। और अब आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें। मोहन भागवत की तस्वीर भी आ चुकी है। आप देखिए कि जैसा जिक्र किया जा रहा था कि वो जाएंगे, और पहली तस्वीर आप सबसे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की दे रहे हैं। और इस बार देखिए आरएसएस भी चुनाव प्रचार प्रसार में उस नारे को अलग नहीं कर पाया जिसके खिलाफ वो रहा है पिछले चुनाव में, उसको सपोर्ट करता हुआ कहीं ना कहीं हालांकि समर्थन ही किया है। समर्थेंगे तो बटेंगे नारे को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रहेंगे। तो ये जो लोगों के बीच में सुगबुगाहट थी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में कुछ मतभेद चल रहा है, ये महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये माना जा सकता है कि इसका असर कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेगा। अब क्योंकि अगर हम my appeal to all the youngsters and the elders and the women, they all should come and vote. Whomever they want to vote, that is their choice, but they should come out and vote. And my humble request is, this is the basic duty of every citizen, that whenever there is an election, we should go to the polling booth and vote. And I once again request all the people to come out and vote. Don't wait at home till the evening. Come at your convenient time and vote, so that the democracy will get strengthened by your voting. Sir, please once again, please. तो ये बार बार न्यूज 18 राजस्थान भी ये कह रहा है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करके, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे 4 राज्यों में जहां पर भी उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर, वहां पर आप जरूर जाइए। आज का दिन है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस बीच में मोहन भागवत जैसे क्या कुछ बोलेंगे वो आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन इसके पहले उनकी तैयारियां चल रही हैं। और क्या वो बोलते हैं, उन्होंने पहला वोट डाला है नागपुर में, और वो शाही लगी हुई जो एक उंगली होती है जो ये दिखाती है कि आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है और आपने लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाई है, और उसको भी उन्होंने दिखाया है। और कुछ ही देर में देखिए यहाँ पर मीडिया से भी रूबरू होंगे। महत्वपूर्ण होगा देखना वो आज के दिन क्या कुछ कहते हैं, जो कि एक बड़ी भूमिका यहाँ पर हरियाणा में भी उनकी रही थी। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मोहन भागवत। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहाँ जहाँ जब जब मेरा मतदान है, मैं वहाँ जाके पहले वो काम कर लेता हूँ दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूँ। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था, एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूँ और आज चला जाऊंगा। तो मतदान ये कर्तव्य है, मतदाताओं ने मत देना चाहिए। ये मैं बोलता हूं तो मुझे करना है।
पिछले कुछ सालों में राजनीति का जो स्तर है वो गिरा है, इस वजह से लोग मतदान कम कर रहे हैं। ये आज के दिन नहीं पूछना, बाद में। बिटकॉइन के रिलेटेड एक मिनिट मतदान करणे हे मतदारांचं कर्तव्य आहे आणि म्हणून जेव्हा जिथे माझं मतदान असेल, म्हणजे एकाच ठिकाणी आहे इथेच, तेव्हा मी सकाळी पहिल्यांदा हे काम करतो आणि नंतर सगळी कामं करतो। आता मी दुसरीकडे होतो, उत्तरांचलमध्ये होतो, पण एक दिवस प्रवासाचा कमी करून केवळ एवढ्याकरता मी आलो आणि आज जाणार। लोगों से क्या आह्वान करेंगे मतदान को लेकर? वही वो हमेशा करता हूं मैं, 100% मतदान करना और मुद्दों पर मतदान करो। क्या चाहती है कि अपने अपने लोग सोचते हैं। ये अभी आज मत पूछो, अभी आज का दिन इसके बारे में हमको चुप रहना है सबको। लेकिन मुद्दों की बात करके आपने रोक दिया। मुद्दे क्या? मुद्दे पहले बताए हैं। मुद्दे आपने चलतो और भागवत को सुन रहे थे। कैश फॉर वोट को लेकर कल हो हल्ला मचा हुआ था, उसको लेकर भी मीडिया सवाल पूछ रहे थे, तो उन्होंने एक बात साफ कही कि आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। आज सबका यही मौलिक अधिकार है कि मौलिक अधिकार क्या, मौलिक दायित्व है कि वो आज वोट कास्ट करें अपना। अजीत पवार इस बीच में क्या बारामती में इस बार सिंपैथी गेम हो रहा है, दोनों बाजू से ऐसे एलिगेशंस हो रहे हैं। मैंने क्या सिंपैथी गेम किया? दोनों बाजू में एक नो बाजू मेरी है, तो मैंने कहा कि मैं मेरा लास्ट का स्पीच आपने देखा होगा, जिसको हम समारोह की सभा बोलते हैं, लास्ट सभा जो हमारे यहाँ होती है, तो मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है। जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती में भी हुए। उसके बारे में ये जो है वो बारामती वालों का अधिकार है, बारामती के वोटर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। अवघड नव्हती, ज्यावेळेस आपल्या परिवारातलीच एखादी व्यक्ती उभी राहते त्यावेळेस आपण कुठल्याही परिस्थिती, म्हणजे आम्ही नेहमीच कुठली निवडणूक असेल तर आम्ही गांभीर्याने घेत असतो आणि लोकांच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असतो। मला ही निवडणूक विकासावर न्यायची होती, मला ही निवडणूक सकारात्मक दृष्ट्या कुणावरही टीका टिप्पणी न करता लढायची होती। त्याच्यामुळे मी आणि आमचे जे काही समर्थक होते, माझे प्रचार करणारे सहकारी होते, त्यांनी पण हीच भूमिका घेतली। तुम्ही बघितलं असेल आमच्या बहिणींनी दिलेली बाईट किंवा माझ्या मुलांनी दिलेली बाईट किंवा। तो अजीत पवार को आप सुन रहे थे। मतदान केंद्रों पर लोगों की आने की भीड़ शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं तो कुछ देर में तमाम वो सेलेब्स भी आपको नजर आएंगे जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 4 राज्यों की 14 और 15 और एक हम महाराष्ट्र की बात करें जो लोकसभा सीट है। और संजय राउत का कट जिहाद है, इनकी पार्टी जिहाद की भाषा बोल के भी कट गई। इनकी पार्टी जिहाद की भाषा पर वोट मांगने गई तो लोगों ने कट कर दिया, और इनकी भाषा को सुनकर लोगों को ये कटकट यानी तकलीफ लगने लगे, ये कट जिहाद है। सर, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, कुछ भी नहीं मिला, FIR रजिस्टर हुई है, लेकिन FIR रजिस्टर तो खुद ही उन्होंने कहा इंक्वायरी करो। मिला क्या? ना पैसा मिला, ना 5 करोड़ मिला, ना बैग मिला, ना डायरी का मतलब कुछ है। जो पैसा है वो व्यवस्था का पैसा है, बैठक लेना अधिकार है। ये एक हमला, राजकीय हमला जब हार रहे तो वातावरण बिगाड़ने के लिए किया है, ये फ्रस्ट्रेशन है विपक्ष। पैसा मिला था नहीं, सिर्फ टीवी पे दिखा रहे हैं, तो उसको चुनाव आयोग वेरीफाई करेंगे। सर, राहुल गांधी तिजोरी लेके आया गांधी का फोटो निकाल, वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, उनका कोई चुनावी मुद्दा है ना, अपने राज्य में कोई चुनावी बात को कह सकते हैं। महाराष्ट्र को मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगा उसके बारे में ना उनका रोड मैप है।
ऐसी व्यवस्था में ये इटली से बिन इटली की उन्होंने लाई होगी तिजोरी, उसके अंदर जो पास्ता हुआ वो खाया होगा और चुनाव का फ्रस्ट्रेटिंग आखिरी रास्ता वो चले होंगे। क्या चीजों को लेकर आशीष जी पहले वोटर के तौर पर आज आपने पूरी मतदान किया है, क्या इसके बाद आपको बताएं महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं तो 288 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। राज्य में वोट जिहाद बनाम धर्मयुद्ध की एक तरफ लड़ाई है, एक है तो सेफ है कि और जाति जनगणना के मुद्दों पर यहाँ पर तलवारें खिंची हुई हैं। शिवसेना और एनसीपी के पास है कि उनकी अग्नि परीक्षा है और महायुति और महाविकास अघाड़ी के साथ भाजपा और कांग्रेस की साख यहाँ पर दांव पर है। बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और महाराष्ट्र के सियासी रण में कुल 4136 उम्मीदवार उतरे हैं जिनके भाग्य का फैसला जनता जनार्दन कर रही है। एक आंटी हैं जो यहाँ पर वोट देकर निकल चुकी हैं, पहुँच गई हैं वोट देने के लिए, क्या सोचकर पहुँची हैं? सोचकर कि डेवलपमेंट हो यहाँ और अच्छे लोग की तलाश है। अच्छा है। जब बटन दबा रहे थे क्या मन में चल रहा है? मन में यही चल रहा था कि वर्ल्ड या ग्लोबल वार्मिंग पर जो काम करेगा उसी को वोट देना चाहिए। वन वर्ल्ड, वन अर्थ एंड वन फैमिली। तो ये लोग वोट दे के निकल चुके हैं और देखिए एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब धीरे धीरे जो है वो कतारें लंबी होती जा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 12 जिले के 38 विधानसभा सीट पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें एक तरफ सोरेन परिवार का जो किस्मत है वो दांव पर है। हेमंत सोरेन चुनाव मैदान में है, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव मैदान में, उनके भाई बसंत सोरेन चुनाव मैदान में है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेता बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, वो चुनाव मैदान में है। अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो चुनाव मैदान में है। तो आज जो है वो 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि देवघर जहां पर हम खड़े हैं ये बाबा की नगरी है और ये माना जा रहा है कि संथाल परगना का ये बैरोमीटर है जो। तो ये हम झारखंड का जिक्र कर रहे थे और देवघर हॉट सीट बनी हुई है, देखिए कितनी लंबी कतारें और जिसका हम जिक्र कर रहे थे श्रुति की महिलाएं इस बार 2019 दो विधानसभा सीट, दो जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी की यहां पर जीत हुई है और तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है यहाँ के जो उम्मीदवार हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो वोट देने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर नारायण दास हैं तो उनके सामने आरजेडी के प्रत्याशी सुरेश पासवान चुनाव मैदान में है और ये जो है वो सुरक्षित सीट माना जाता है। तो आरजेडी और बीजेपी के बीच में, हालांकि ये बीजेपी का गढ़ है और एक तरीके से दो बार से रहा, हैट्रिक लगाई है तो तीसरी बार की कोशिश इस बार रहेगी और यहाँ पर महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद दिख रही है। सेफ सीट और के तौर पर 2014 से अगर हम बात करें और 2024 हो गया 14, हालांकि लोकसभा में तीसरा टर्म ये बीजेपी का चल रहा है मोदी सरकार का, लेकिन ये हुआ भी है 2014 से अगर आप देखें और औरतों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा अगर हम बात करें, माफ करिएगा, महिलाओं के द्वारा और जो हम SC ST की बात करते हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके द्वारा वो वोटर शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ। और आज भी हम महाराष्ट्र और झारखंड में देखिए जो नक्सलवादी एरियाज हैं वहां पर झारखंड में सुबह का, क्योंकि ठंड का मौसम भी है और वहां पर महिलाएं अगर लंबी कतार में है तो, और बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, तीसरी बार वो हैट्रिक लगाने के लिए तैयार भी है। तो ये मान सकते हैं कि झारखंड में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, और क्योंकि चंपाई सोरेन पहले ही बीजेपी के पास पाले में बैठ गया, हालांकि उनका फर्स्ट फेज में चुनावी उनकी साख दांव पर लगी हुई थी जब 13 तारीख को उपचुनाव हुआ था, लेकिन इस बार सोरेन परिवार की साख दांव पर है। दूसरी तरफ जेएम को लेकर जो पूरा बवाला मचा घोटाले को लेकर, जरूर वो हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, फिर से कमान संभालने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन समय उनके पास काफी कम रहा कि विधानसभा पे इस वजह से एक नया चेहरा उनके साथ जुड़ा है जो कि उनकी पत्नी है कल्पना सोरेन, और काफी चर्चित चेहरा इन दिनों रहा है और बहुत मजबूती से उन्होंने अपनी कह सकते हैं कि जो भूमिका है वो भी काफी उनके साथ निखर कर आई है इन दिनों में। तो जाहिर तौर पर चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों जेएमएम पर या फिर नक्सलवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है, घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं वो यहाँ घुस रहे हैं और यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको खत्म कर रहे हैं। बीजेपी इन चीज़ों को लेकर
लगातार जेएमएम पर हमला करती रही, तो वहीं जेएमएम ने कहा कि कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी आप हैं और सत्ता में केंद्र में आप हैं, तो जिम्मेदारी आखिरकार आपकी बनती है। बहरहाल लगातार महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं यूपी में, उससे जुड़ी हुई हर एक आपको अपडेट देंगे। लेकिन इस वक्त रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और जयपुर से बड़ी खबर यह है कि 12 लाख रुपए का रिश्वत कांड हुआ है। आईएएस कुंजीलाल और अन्य अफसरों को क्लीन चिट इस सिलसिले में मिल चुकी है, लेकिन यूडीएच के तत्कालीन प्रमुख सचिव आईएएस कुंजीलाल मीणा को राहत है। एसीबी ने आईएएस कुंजीलाल मीणा को बड़ी राहत दी है। यूडीएच के तत्कालीन संयुक्त सचिव मनीष गोयल, सहायक अनुभाग अधिकारी हरिमोहन मीणा को भी क्लीन चिट मिली है। एसीबी ने अनुसंधान पूरा कर उदयपुर की विशेष कोर्ट में याचिका दायर की थी। चार्जशीट में एसीबी ने सिर्फ दलाल लोकेश जैन को आरोपी माना। एसीबी जयपुर की टीम ने ट्रैप किया था। 8 मई 2023 को दलाल लोकेश जैन को ट्रैप किया गया था। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, 12 लाख के रिश्वत का ये पूरा मामला, आईएएस कुंजीलाल और अफसरों को क्लीन चिट एक बड़ी राहत के तौर पर कही जा सकती है खबर। देखिए, बिल्कुल एसीबी की टीम ने 8 मई 2023 से एक बड़ी ट्रैप की कार्रवाई की थी, जिसमें लोकेश जैन जो कि दलाल की भूमिका में था, उससे 12 लाख रुपए की रिश्वत के साथ एसीबी जयपुर मुख्यालय की जो टीम थी स्पेशल यूनिट की, एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने ये कार्रवाई की थी। लेकिन इस पूरे मामले में जबकि यूडीएच के तत्कालीन प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, उसके अलावा अन्य अधिकारियों के खिलाफ जब कार्रवाई की, एफआईआर में नाम जोड़ा गया और वहीं पर अब एसीबी ने माना कि इन अधिकारियों की इस पूरे प्रकरण में कोई लिप्तता नहीं थी और इसी की चार्जशीट उदयपुर कोर्ट में पेश की गई है। तो एसीबी ने इस पूरी एफआईआर 12 लाख रुपए की रिश्वत कांड में केवल दलाल लोकेश जैन की भूमिका को माना है, जिसने भू रूपांतरण की एवज की फाइल की जो फाइल थी उसको एनओसी दिलवाने की एवज में 12 लाख रुपए माने। तो जो इसके अलावा जो एक हरिमोहन मीणा है, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की पेशकश भी इसमें अनुशंसा भी इसमें की गई है। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 12 लाख रुपए के रिश्वत कांड की खबर आपको बता रहे थे। बढ़ते हैं आगे, जयपुर से एक और बड़ी खबर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। एक एक कर आपको उन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल सिंगापुर प्रतिनिधि मंडल के साथ आज मीटिंग करेंगे। सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 10 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री समिट में भी शामिल होंगे। ऊर्जा विभाग आयोजित ये प्री समिट कर रहा है। 11:15 बजे यानी कि 11:15 पर होटल मैरियट में ये कार्यक्रम होगा। तो आज मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, कहाँ व्यवस्था है, ये आपको हम बता रहे हैं।